स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर वापस आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिकॉज़ इससे मोटिवेट होऊंगा मैं और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी आगे अपनी वीडियोज़ को कंटिन्यू रखने में और आपको नए नए टॉपिक्स की नॉलेज प्रोवाइड करने में। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले बात करी जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक है। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। उसमें हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके की होती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिग्रीज पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और फिर हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड थे वैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और लास्ट में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, चेक करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और ताकि आपको ये एक फॉर्मूला आपको सही से यूज़ करना आ जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का उस एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक नॉर्मल भाषा में बोली जाए तो कुछ नहीं, बस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम इनकम को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कुछ नहीं है, चेंज इन डिमांड है कि कितना परसेंट चेंज इन डिमांड आया ड्यू टू कितने परसेंट प्राइस की वजह से। मतलब मानिए 10% प्राइस बढ़ गई तो कितने परसेंट डिमांड घट गई, या फिर 10% प्राइस घट गई उसकी वजह से कितने परसेंट डिमांड बढ़ गई। बस यही कुछ होता है। और इसमें हम प्राइस को कंसीडर नहीं करें तो इनकम हो गई एक ही, इतने परसेंट इनकम घट गई तो इतनी परसेंट कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। बहुत ही नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। अगर आपको पूरे के पूरे नंबर चाहिए तो आपको ये डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखनी पड़ेगी। अगर आपको या फिर थोड़ा सा चेंज लाना है डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका जो मेन मीनिंग है और जो मेन में वर्ड्स हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। मतलब बहुत थोड़ा सा माइनर सा चेंज तो चल जाएगा, बट अगर आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट यही सेम लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये डेफिनेशन कहती क्या है कि इट रेफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड, कि डिमांड कितने डिग्री से रिस्पॉन्स कर रही है, किससे रिस्पॉन्स कर रही है, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब डिमांड कैसे रिस्पॉन्स कर रही है? प्राइस के बढ़ जाने या घट जाने की वजह से, या फिर इनकम के बढ़ जाने या घट जाने की वजह से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के बढ़ जाने की या घट जाने की वजह से डिमांड कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, डिमांड कितने परसेंट से बढ़ रही है, कितने परसेंट से घट रही है, यही सब होता है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीके हो सकती हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको एक से ही बता देता हूँ, आपको बाकी सारे एक बार में समझ में आ जाएंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इट मेजर्स द चेंज इन डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। तो नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो चेंज इन डिमांड, एक कमोडिटी की डिमांड में कितना अंतर आया, किसकी वजह से? उसकी कमोडिटी की खुद की प्राइस की वजह से। अब मानिए प्राइस कितने परसेंट, कोई भी मान लीजिए 10% बढ़ गई तो डिमांड कितने परसेंट घट गई, या फिर प्राइस 10% घट गई तो डिमांड कितने परसेंट बढ़ गई। तो यहाँ पर एक ही फैक्टर को कंसीडर किया जा रहा है, कौन सा? प्राइस फैक्टर को। यहाँ पर देखा जाता है कि डिमांड कैसा रिस्पॉन्स कर रही है प्राइस के बढ़ जाने या घट जाने की वजह से। सेकंड क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है? प्राइस को हटा दीजिए, दूसरा फैक्टर कंसीडर करना है क्या? इनकम। वही सेम चीज़ है कि इनकम के इतनी परसेंट बढ़ जाने या इतनी परसेंट घट जाने की वजह से डिमांड इतनी परसेंट बढ़ जा रही है या कितनी परसेंट घट जा रही है। कुछ नहीं है, बस इसमें किसका रिलेशनशिप चल रहा है? इनकम और डिमांड का। और लास्ट क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये क्या मेजर करता है? चेंज इन डिमांड। अब डिमांड बढ़ जाना किसकी वजह से? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मैंने रिलेटेड गुड्स बताए हुए हैं अपनी डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में। डिटर्मिनेंट वाली वीडियो में मैंने बताया है कि रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। तो उनकी प्राइस बढ़ या घट जाने की वजह से जो दूसरे वाले गुड्स हैं, जो दूसरी वाली की डिमांड है उस पर क्या असर हो रहा है, कितनी परसेंट बढ़ रही है, कितनी परसेंट घट रही है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है? यही होता है कि प्राइस तो बढ़ गई या घट गई रिलेटेड गुड्स की। रिलेटेड गुड्स कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट। उनके बढ़ जाने या घट जाने की वजह से दूसरे वाले गुड्स जो हैं उस पर क्या असर आ रहा है, वो कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट से घट रहे हैं। तो यही होता है। प्राइस में क्या है? प्राइस कंसीडर करा जाता है, इसमें इनकम कंसीडर करी जाती है, उसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में
प्राइस देखी जाती है एक गुड की और डिमांड देखी जाती है दूसरे गुड की, बस इन्हीं का रिलेशन चलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम स्पेसिफिकली क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मैंने आपको बताया जैसा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका रिस्पॉन्स देखता है, क्वांटिटी डिमांडेड का। अब मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि जब प्राइस से ही मतलब एक ही फैक्टर को कंसिडर करा जाता है, डिमांड को जो इफेक्ट डाल सकता है बाकी सारों को कांस्टेंट मानते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम सिर्फ एक ही फैक्टर कंसिडर करते हैं, एक ही डिटर्मिनेंट को कंसिडर करते हैं डिमांड के, कि सिर्फ वही फैक्टर डिमांड पर असर डाल सकता है, तो हम उस डिमांड को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर एक कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाने या घट जाने की वजह से, वो परसेंट आप कितना भी मान लीजिए, बढ़ जाने या घट जाने की वजह से जो उसी कॉमोडिटी की डिमांड है उस पर कितना परसेंट बढ़ जाना या फिर कितना परसेंट चेंज आ रहा है, कितने परसेंट से बढ़ जा रहा है या फिर कितने परसेंट से घट जा रहा है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कॉमोडिटी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो इतनी बड़ी जो मैंने 5 लाइन लिखी है वो कुछ नहीं कह रही, वो सिर्फ क्या कर रही है, इस वाले फॉर्मूले को डिफाइन कर रही है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई भी इक्वेशन आई तो आपको अटेम्प्ट करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और इसी फॉर्मूले से आप ये वाली लाइन सेम टू सेम बना सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी का, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, सेम टू सेम। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंट चेंज आया, कितनी परसेंट से बढ़ गई या कितनी परसेंट से घट गई, किसकी वजह से, क्योंकि कुछ परसेंट से प्राइस बढ़ी होगी या फिर कुछ परसेंट से प्राइस घटी होगी, उसकी वजह से चेंज आ गया क्वांटिटी डिमांडेड पे। बस यही बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको ईजीली याद रखना है फॉर्मूला तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या फिर चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज तो प्राइस इन प्राइस नहीं है, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी प्राइस इंटू 100। यहाँ पर प्राइस क्या है, पी क्या है, एक्चुअल प्राइस है, क्यू क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी है, जो पहली क्वांटिटी थी, जो क्वेश्चन में आपको बता दूंगा मैं, क्यू क्या है, पी क्या है, और P1 P2 वगैरह, Q1 Q2 क्या चीज़ है, और ये डेल्टा पी चेंज इन प्राइस और ये चेंज इन क्वांटिटी। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर का। तो आई होप आपको ये समझ में आए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कितनी तरह की डिग्रीज होती हैं, 5 तरीके की डिग्रीज होती हैं। सबसे पहली कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन्स, इलास्टिक मतलब जो बढ़ जा रही है घट जा रही है, जो परफेक्टली इलास्टिक है मतलब कैसी भी बढ़ जा रही है घट जा रही है। तो वैसे ये वाला सिनेरियो जो है मोस्टली अनरियलिस्टिक ही माना जाता है, क्योंकि इस सिनेरियो में कहा जाता है कि जो प्राइस है उसकी बहुत थोड़े से बढ़ जाने या घट जाने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उस पर काफ़ी सारा असर आ जाता है, काफ़ी सारा असर आ जाता है, मतलब इन्फिनिट पहुंच जाती है वो। यहाँ पे ED = इन्फिनिट इसीलिए लिखा जाता है। इन दिस अ स्लाइट चेंज इन प्राइस विल कॉज एन इन्फिनिट चेंज इन डिमांड। अभी मैंने जैसा बताया बहुत थोड़ा सा चेंज प्राइस में इन्फिनिट चेंज ला सकता है, किसमें, क्वांटिटी डिमांड में। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक, ED क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इन्फिनिटी। वैसे सिचुएशन तो अनरियलिस्टिक है, बट मानिए एक सपोज करिए एक प्रोडक्ट है जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है बट उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है तो उसकी प्राइस काफ़ी, मतलब मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे ही उसकी प्राइस कम हुई थोड़ी सी, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब मोस्टली ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर पाएंगे, तो उसकी डिमांड पे अब काफ़ी ज़्यादा असर आया। कोई भी प्रोडक्ट मान सकते हैं, इसे आप इमेजिन कर लीजिए, तो उसका क्या असर होगा, उसका हम ये देखते हैं, क्या कहते हैं, डिमांड कब देखते हैं, तो क्या है, पी पहले ये था हमारा, अब पी में थोड़ा सा असर आया तो उसकी डिमांड क्या है, काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी, ये तो छोटा सा कर्व है, डिमांड आगे बढ़ती जा रही। तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा मूव करती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है,
और प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं आता, बहुत माइनर सा स्लाइड सा चेंज आता है। तो यहाँ पर डिमांड कर्व जैसे देख सकते हैं कि डिमांड कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल है। डिमांड कर्व आगे बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो सेकंड वाली डिग्री की बात करें, सेकंड डिग्री क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक पे ध्यान दें, ये इलास्टिक और इन इलास्टिक पे ध्यान दें। इन इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर क्या है, चेंज इन द प्राइस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें कि प्राइस में चेंज आने की वजह से प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इसका तो एक लाइव एग्जांपल देख सकते हैं आप, जैसे हुआ सॉल्ट हुआ, तो प्राइस उसकी बढ़ती रहे, थोड़ी घटती रहे, थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए, बट सॉल्ट की कंजम्पशन, सॉल्ट की डिमांड पर कोई असर नहीं आएगा। एक सेम एग्जांपल है मेडिसिन होती हैं, तो उसकी प्राइस चाहे बढ़ती रहे चाहे घटती रहे, उसकी डिमांड पर ज़्यादा असर बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत माइनर सा असर आएगा, बिल्कुल भी असर नहीं आएगा उसकी पे। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं हम, परफेक्टली इनइलास्टिक। डिमांड क्या है, एक ही जगह बैठी हुई है यहाँ पर, ये वर्टिकली, और प्राइस क्या है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या मान लीजिए घट गई, बट डिमांड पर कोई असर नहीं आया। अब ये तो नहीं है कि प्राइस घट गई कोई मेडिसिन की तो भाई ले रहे हैं, जब तक ज़रूरत नहीं होगी तब तक उसकी डिमांड नहीं होगी, बट जब ज़रूरत होगी तो प्राइस कोई मैटर रखता ही नहीं है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर डिमांड कर्व क्या है, वर्टिकल है। अब तीसरी वाली हम डिग्री की बात करी जाए, तो तीसरी डिग्री क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, हेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके बात करूँ कि एक कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी, पेन हुआ या फिर नोटबुक मान लेते हैं, तो नोटबुक की प्राइस बढ़ गई 20% से प्राइस बढ़ गई। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो यूनिटरी इलास्टिक कब होगा, जब प्राइस तो बढ़ गई 20%, तो क्वांटिटी डिमांडेड को भी कितना बढ़ना पड़ेगा, 20% ही बढ़ना पड़ेगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को बनने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वन रखने के लिए। मानिए जैसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया, तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी आया हमारा क्या, 20 आया, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आया हमारा, सेम 20 आया। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, 20 डिवाइड बाई 21। तो इसीलिए ई टी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि जितना परसेंट प्राइस में चेंज आया उतना ही परसेंट डिमांड में चेंज आया है। जैसे प्राइस बढ़ गई 20% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, 20% से ही घट गई। तो यहाँ पर मैंने भी जैसा बताया, प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल सेम है किसके, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इसे बोलते हैं, जिसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, 1। इसका आप देख सकते हैं कर्व में, यहाँ पर दोनों बिल्कुल सेम टू सेम डिफरेंस आया है। प्राइस पहले इतनी थी, फिर इतनी बढ़ गई, क्वांटिटी इतनी से इतनी बढ़ गई, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम डिस्टेंस है। अब हम बात करें फोर्थ वन की। फोर्थ वन क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब 1 से छोटी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक, और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब 1 से छोटी। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से कम आएगी। तो हेयर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन दैट ऑफ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। अब आप इस डिमांड कर्व से समझिए, पहले प्राइस इतनी थी, अब प्राइस इतनी हो गई। अब प्राइस में तो इतना ज़्यादा अंतर चेंज आया, इतना ज़्यादा चेंज आया है प्राइस में, बट क्वांटिटी डिमांड में देखी जाए तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी डिमांड में इतना चेंज नहीं आया। प्राइस इतने से घट गई, बट क्वांटिटी डिमांड सिर्फ इतने से ही बढ़ी है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो डिमांड की मूवमेंट है, जो डिमांड बढ़ना घटना होता है, वो इतना नहीं हो रही। 1 मतलब बराबर हो रही है, 1 मतलब बराबर यहाँ पर देखा जाए, बट 1 से कम मतलब प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कम मूव कर रही है। प्राइस के ज़्यादा मूव करने पर भी, प्राइस के ज़्यादा गिर जाने पे क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, फिर प्राइस के ज़्यादा बढ़ जाने पे क्वांटिटी डिमांडेड इतनी कम नहीं हो रही है। इसीलिए हम बोलते हैं इसे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या है, स्टीपर है, आप देख सकते हैं ऐसा जा रहा है, स्टीपर एकदम। अब लास्ट वाला क्या है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन मतलब यूनिटरी इलास्टिक मैंने आपको बताया, ई डी इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मोर देन यूनिटरी इलास्टिक वाले में ई डी जो आएगी 1 से ज़्यादा आएगी।
मतलब थोड़ी सी प्राइस के मूव हो जाने पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा मूव हो जाएगी। हेयर द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्सीड द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। यहाँ पे देख सकते हैं डिमांड कर्व में प्राइस पहले इतनी थी, इतनी हो गई, इतना सा माइनर से चेंज आया प्राइस में, बट क्वांटिटी डिमांडेड में लगभग दुगना चेंज आ गया। तो यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं इसमें कि यहाँ पर इलास्टिसिटी जो मूवमेंट होती है डिमांड की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो क्वांटिटी डिमांडेड की मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है, 1 से ज़्यादा ही होगी, कुछ भी हो 1.1 1.2 जो भी होगी 1 से ज़्यादा होगी। तो हम बात करें डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड की, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी पे डिमांड की इलास्टिसिटी पे कौन से डिटर्मिनेंट है, कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट डाल सकते हैं। ये कौन से जो फैक्टर हैं जो एक डिमांड की इलास्टिसिटी पे इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको इलास्टिक कर सकते हैं, उसे इनइलास्टिक कर सकते हैं। वो कौन से फैक्टर हैं वो अब देखते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब ये देखिए मैंने अभी आपको बताया जैसे सॉल्ट हुआ, जैसे मेडिसिन हुआ, तो उसकी प्राइस पे चेंज आने से ज़्यादा मैटर नहीं करता उसकी डिमांड पे चेंज, क्योंकि कुछ भी हो भाई प्राइस बढ़े घटे सॉल्ट तो खाना ही है, सॉल्ट का कंजम्पशन तो ज़रूरी है ही है। मेडिसिन हो प्राइस बढ़ जाए, अब ये तो नहीं है कि प्राइस बढ़ गई तो मेडिसिन नहीं लेंगे, मेडिसिन लेनी है तो लेनी है। तो कुछ फूड आइटम जो होते हैं, कुछ फूड आइटम जो नेसेसरी होते हैं उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, मतलब उनकी डिमांड में मूवमेंट नहीं आता प्राइस के बढ़ जाने या घट जाने की वजह से। इनइलास्टिक मतलब नो मूवमेंट, नो सच मूवमेंट, थोड़ा बहुत मूवमेंट चल जाता है बट इतना नहीं। और इलास्टिक मतलब मोर मूवमेंट, इतना तो नहीं बट थोड़ा मूवमेंट चलता रहता है। तो मैंने जैसे बताया फूड आइटम्स हैं, मेडिसिन हैं, कुछ सॉल्ट है, इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक मतलब मूवमेंट नहीं आता। और जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मली प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड में चेंज आ जाता है, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। अब ये वाला सेकंड वाला देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब कोई प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट है, जैसे कोई भी पेंसिल की कंपनी ले लीजिए, कोई भी नोटबुक की कंपनी ले लीजिए, नोटबुक की काफ़ी सारी कंपनीज़ भी हैं, तो उसमें सब्सटीट्यूट काफ़ी सारे हैं। तो अगर ज़्यादा सब्सटीट्यूट होंगे तो मोर इलास्टिक डिमांड होगी, मतलब डिमांड में चेंज आता रहेगा। अब मानिए एक दुकानदार पे एक आप मांगने गए क्लासमेट की, उस पर क्लासमेट नहीं है तो आपने दूसरी ले ली, बट अगर क्लासमेट के सिवा कोई और कंपनी नहीं होती तो आपको क्लासमेट के लिए ही रुकना पड़ता, उसकी डिमांड में चेंज नहीं आता। अब आपने क्लासमेट की जगह दूसरी ले ली, मतलब क्लासमेट की डिमांड कम हो गई। तो यहाँ पे जो डिमांड हुई एक प्रोडक्ट की वो इलास्टिक हो गई, मतलब चेंज होती रही। क्यों? क्योंकि उसके सब्सटीट्यूट क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब कम सब्सटीट्यूट होंगे मतलब इनइलास्टिक, आपको वही लेना पड़ेगा। अब जैसे रेलवे है, अब आपको रेलवे से जाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, सिर्फ रेलवे। मैं आपको ये तो नहीं है अलग अलग जगह में अलग अलग रेलवे हो, एक पर्टिकुलर रेलवे है, तो आपको कहीं भी जाना है तो आपको उसका कोई सब्सटीट्यूट तो मिलेगा नहीं, इसीलिए उसकी डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक। तो अब तीसरा वाला देखा जाए ऑल्टरनेटिव यूजेस, मोर यूजेस हो गए तो उसकी डिमांड इलास्टिक हो गई। अब देखिए जैसे दूध हुआ, दूध के काफ़ी सारे यूजेस हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती घटती रहती है। जैसे घर में अगर एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, कभी कभी घट जाएगी। अब ये तो नहीं है हर रोज़ दूध की 3 चीज़ें बनेंगी, बट कभी कभार होता है दूध का कहते हैं खीर बनेगी या फिर और भी कोई चीज़ बने, तो उसकी डिमांड इलास्टिक रहती है। बट अगर कम यूजेस होंगे तो भाई उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। अब ये तो नहीं है कि अगर उसका कोई यूज़ नहीं है तब भी ले आओ उसको, कोई भी प्रोडक्ट को, इसलिए उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक, जिसके यूजेस कम होते हैं। अब हैबिट्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर एक कोई भी प्रोडक्ट के, जैसे मानिए अल्कोहल ही ले लीजिए, अल्कोहल के काफ़ी सारे हैबिचुअल लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। या फिर अल्कोहल के सिवा कोई और एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी, जैसे नोटबुक है, तो अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको हैबिट है कोई नोटबुक खरीदने की या फिर पढ़ने की, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। उस बच्चे की डिमांड क्या रहेगी, इनइलास्टिक। पढ़ने के लिए नोटबुक तो चाहिए। बट अगर कभी कोई नहीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे क्या है कि कभी कभार बुक ले लेंगे, कभी कभार नोटबुक ले लेंगे, हो गई, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक, चेंज होती रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी,
ऐसे ही। अब फिफ्थ वाला पॉइंट देखें, पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हम अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड में क्या रहेगा, चेंज रहेगा, कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, आज घट गई कभी बाद में बढ़ जाएगी, इसीलिए उसकी डिमांड में क्या रहेगा, इलास्टिसिटी रहेगी, चेंज रहेगा। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी चाहिए, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे नहीं। जैसे मेडिसिन मान लीजिए, अभी चाहिए तो अभी चाहिए, थोड़ी ना कि बाद में 3 दिन बाद 4 दिन बाद ले लें। तो इस जैसे प्रोडक्ट को पोस्टपोन करना ईजी नहीं है, हार्ड टू पोस्टपोन है, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी, इनएलास्टिक। आज खरीदना है तो आज खरीदना है, इसलिए उसकी डिमांड में ज़्यादा अंतर आएगा नहीं, डिमांड उतनी ही रहेगी। हम मान लीजिए टाइम पीरियड, अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो उसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक। अब हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं उसकी, तो हम उसको बाद में ख़रीद लेंगे, इसलिए उसकी डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी शॉर्ट ड्यूरेशन है, उसकी डिमांड क्या हुई, इन इलास्टिक। अब मान लीजिए कोई सब्जी वाला है, अब ज़्यादा सा सब्जी कितनी चल जाएंगी, 5 दिन मान लीजिए, 6 दिन मान लीजिए, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। खरीदनी तो खरीदनी है, शॉर्ट ड्यूरेशन है इसीलिए। और लॉन्ग ड्यूरेशन है, कोई भी प्रोडक्ट हुआ जो स्टील वगैरह हुई, तो हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह टाइम पीरियड उस पर इफेक्ट डालता है, इलास्टिसिटी और इन इलास्टिसिटी पर इफेक्ट डालता है। अब हम लास्ट में सबसे देखते हैं कि एक एग्जाम्पल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइस जो है कॉमोडिटी की वो गिर गई कितने परसेंट से, 20% से, और डिमांड उसकी बढ़ गई। अब आप जानते हैं प्राइस और डिमांड में कैसा अंतर होता है, कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस घट गई तो डिमांड क्या होगी, राइज होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो प्राइस घट गई कितने परसेंट से, 20% से, तो डिमांड कितनी बढ़ गई, 400 से फिर 500 यूनिट हो गई। तो अब पूछ रहे हैं इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। हमें फॉर्मूला तो पता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बट हमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है अभी तक, बस क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हमें नहीं दे रखा, तो हमें सबसे पहले वो ढूंढना होगा। तो हम जानते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में कितना अंतर आया है, पहले 400 थी फिर 500 हो गई, तो नॉर्मल आंसर है, कितना अंतर आया, 100 यूनिट्स का। तो ये क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, 100 यूनिट्स हो गया। तो हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने अपनी इसी वीडियो में पहले बताया, 2-3 पेज पहले। इसका फॉर्मूला ये होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100। तो हमारे ये आगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 25%। तो अब हम इस फॉर्मूले में इन दोनों को पुट करेंगे और उसका आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 25 है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है हमारा, 20% है, जो हमारे क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस में 20% है। तो कितना आया, 25 डिवाइड बाई 20, 1.25। तो ये क्या है हमारी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मैंने भी आपको बताया इस वीडियो में, यूनिटरी इलास्टिक होती है ED इज टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टू 1। तो यहाँ पर ये क्या है हमारा आंसर, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। सो आई होप आपको ये वीडियो में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि मैं उसी चीज़ पे आगे वीडियो बना सकूँ, या फिर अगर कोई रिस्पांस नहीं आता है तो मैं आगे अपना सप्लाई पे कंटिन्यू रखूँगा। इकोनॉमिक्स के और भी टॉपिक्स हैं तो उनको कंटिन्यू रखूँगा। एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।